चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया है फोर्थ यूनिट। हम पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट के बारे में और बहुत जल्द ये यूनिट कंप्लीट करके हम थर्ड पेपर एंड सेकंड पेपर स्टार्ट कर देंगे। थर्ड पेपर ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है, अगर देखना है तो आई बटन में लिंक दी जा रही है। थर्ड पेपर भी साथ साथ चल रहा है, फिर हम थर्ड पेपर एंड सेकंड पेपर जल्द कंप्लीट करेंगे और केमिस्ट्री की क्लासें भी आपको अब रेगुलर मिलनी स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम फोर्थ यूनिट में बात मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन क्वांटम स्टैटिक्स। क्वांटम स्टैटिक्स पर मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, मतलब पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, उनके बारे में जाना था, वो चीज हम चर्चा करने वाले हैं। आखिर क्लासिकल मैकेनिक्स कहां पर फेल हुई जिसके द्वारा हमारे क्वांटम मैकेनिक्स का निर्माण हुआ या क्वांटम स्टैटिक्स का निर्माण हुआ, सबसे पहले ये जान लेते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता था? जब हम किसी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब बहुत सारे पार्टिकल की बात करते थे, वहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाता। मतलब जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में जानते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के सेंस में वो फेल हो जाती थी, बट ऐसा क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं होता था। और इसी का सुधार करने के लिए और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारा क्वांटम स्टैटिक्स आया, क्वांटम मैकेनिक्स आई, जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में जानते हैं, लेकिन हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में एवरेज प्रॉपर्टी उसकी जानते हैं। एवरेज प्रॉपर्टी, अगर उनके बारे में हमें जानना हुआ या उनकी एनर्जी निकालनी हुई तो हम एवरेज निकालते, ना कि इंडिविजुअल पार्टिकल की एनर्जी निकालते। हर एक पार्टिकल की अलग अलग एनर्जी नहीं निकालते। क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम स्टैटिक्स में आप जितने भी पार्टिकल्स लोगे सबकी एवरेज वैल्यू निकाली जाएगी, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स किसके पार्ट हैं। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पार्ट है। मतलब अगर हम चर्चा करें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, तो जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होता है ये दो प्रकार का होता है, या दो भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स एंड सेकंड हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। समझ पा रहे हैं? जो हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होता है वो दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में आप भली बात जानते हैं, ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कम पार्टिकल हैं उसके बारे में, इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में ये बताता है, मतलब हर एक पार्टिकल की अगर एनर्जी निकालनी हुई तो पर पार्टिकल की एनर्जी निकालने में ये कामयाब हो पाया था। बट ये क्या करता था, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में बताता था, लेकिन हर एक पार्टिकल के बारे में नहीं बता सकता था, उसकी वैल्यू हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए नहीं निकाल सकती थी। इसके द्वारा क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा या क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के द्वारा हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, चाहे वो हमें एनर्जी निकालनी हो, चाहे उसका कोई भी सी प्रॉपर्टी निकालनी हो, तो हम उसके एवरेज प्रॉपर्टी के बारे में जानते थे। चलिए सबसे पहले आप हेड डालेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स, आफ्टर इट हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। सबसे पहले आप हेड डालेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में देख लेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता है, बिफोर द एडवेंट मतलब होता है खोज, बिफोर द एडवेंट ऑफ क्वांटम थियरी, क्वांटम थियरी के खोज के पहले, मतलब क्वांटम थियरी के खोज के पहले हमारा क्लासिकल थियरी था, तभी तो क्लासिकल थियरी जहां पर फेल हुई, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में नहीं बता पाई, तब जाकर ये आया था। फिर मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड गिब्स, ये तीनों साइंटिस्ट जो थे, और भी साइंटिस्ट थे, मतलब मेनली ये जो तीनों साइंटिस्ट थे, ऐसे बहुत से साइंटिस्ट जैसे मैक्सवेल हो गए, बोल्ट्जमैन हो गए, गिब्स हो गए, ऐसे बहुत से साइंटिस्ट अप्लाई द स्टैटिस्टिकल मेथड इज नोन एज क्लासिकल स्टैटिक्स। उन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड को अप्लाई किया था जब, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होता है वो दो प्रकार से डिवाइड होता है, बाद में ये पता चल पाया था। पहले स्टैटिस्टिकल मेथड को इन्होंने किसी भी पार्टिकल पर अप्लाई किया जो कि हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स के नाम से जाना गया। ऐसे कई साइंटिस्टों ने, जैसे कि आपको बता दिया गया है, तीन मेन साइंटिस्ट गिब्स, बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल ने, इस प्रकार के कई साइंटिस्टों ने स्टैटिस्टिकल मेथड लगा करके किसी भी पार्टिकल के बारे में जाना था जो कि हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स के नाम से जाना गया, या क्लासिकल स्टैटिक्स बोले या फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स के नाम से जाना गया था। इट अप्लाइज टू आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल ऑन एनी स्पिन, मतलब यह जो थियरी थी ये आइडेंटिकल
मतलब वो पार्टिकल हमारा आइडेंटिकल होना चाहिए, एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होना चाहिए, जिसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिसमें विभेदन कर सकें, ऐसे पार्टिकल पर ये अप्लाई किया जाता था। ऑफ एनी स्पिन, किसी भी स्पिन पर, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कम इन द कैटेगरी, और इस कैटेगरी में गैस के मॉलिक्यूल्स आते हैं। गैस के मॉलिक्यूल में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, गैस के मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विशेबल होते हैं एंड आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल पर ही ये अप्लाई होता था। तो ये था हमारा क्लास का मैकेनिक्स। अब हम चलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। क्वांटम मैकेनिक्स क्या था? इट अप्लाइज टू आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। जो क्वांटम मैकेनिक्स था वो आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल पर अप्लाई होता था। मतलब कोई भी पार्टिकल यदि आइडेंटिकल है एंड डिस्टिंग्विशेबल, जिसके बारे में हम विभेद कर सके, तब उसमें हम क्लासिकल मैकेनिक्स लगाएंगे। और जिसके बारे में विभेद नहीं किया जा सकता, मतलब वो आइडेंटिकल हो और इनडिस्टिंग्विशेबल हो, उसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करेंगे। और हम बताएंगे जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है, इसके भी दो पार्ट थे। क्वांटम मैकेनिक्स मतलब अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग रूपों में इस क्वांटम मैकेनिक्स को डिवाइड किया। मतलब इसके दो पार्ट बनाए गए क्वांटम मैकेनिक्स के। एक तो हमारा बोला जाता है बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, एंड सेकंड फर्मी डिरैक स्टैटिक्स। फर्मी डिरैक स्टैटिक्स। बोस और आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे, फर्मी और डिरैक अलग अलग साइंटिस्ट थे। मतलब बोस और आइंस्टीन ने मिलकर के एक स्टैटिक्स का निर्माण किया, एक थ्योरी दी जो कि बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स के नाम से जाना गया। एंड फर्मी और डिरैक ने मिलकर के एक नई थ्योरी बनाई जो कि फर्मी डिरैक स्टैटिक्स के नाम से जाना गया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेन रूप से सबसे पहले हम पढ़ेंगे बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, फिर हम पढ़ेंगे फर्मी डिरैक स्टैटिक्स। बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स क्या होता है एंड फर्मी डिरैक स्टैटिक्स, फिर हम समझेंगे। अभी तक आपने जाना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वांटम स्टैटिक्स में कि जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड होगा। अभी हम इसका प्रूफ भी करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स क्या होता है। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पता चल गया कि ये इनडिस्टिंग्विशेबल एंड आइडेंटिकल पार्टिकल पर अप्लाई होता है। और ये किस पर अप्लाई होता है? डिस्टिंग्विशेबल एंड आइडेंटिकल पार्टिकल। अब हम हेडिंग डालेंगे बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। तो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स में लिखेंगे कि दिस स्टैटिक्स इज एप्लीकेबल टू आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल ऑफ जीरो आर इंटीग्रल स्पिन। मतलब सबसे पहले तो बताया जा रहा है दिस स्टैटिक्स इज एप्लीकेबल टू आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स में कौन कौन से पार्टिकल आते हैं? जो आइडेंटिकल हो और इनडिस्टिंग्विशेबल हो। मतलब इन दोनों में आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल आएंगे। सबसे पहले फिक्स हो गया, इसमें आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, तो आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल दोनों में आएंगे। लेकिन जिसमें जीरो स्पिन या फिर इंटीग्रल स्पिन के बारे में चर्चा की जाए वो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स के नाम से जाना गया था। मतलब बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स में हम जीरो स्पिन या फिर इंटीग्रल स्पिन के बारे में जान सकते हैं कि द पार्टिकल विच ओबे बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, और जो पार्टिकल बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स का पालन करे वो हमारा बोसॉन कहलाता है। बोसॉन, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए फोटॉन्स हो गए। फोटॉन्स बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स का पालन करते हैं। और आप सभी जानते हैं फोटॉन का इंटीग्रल स्पिन होता है, सबको पता है। मतलब ऐसे पार्टिकल्स के बारे में इसमें चर्चा किया जाता है जिनका जीरो स्पिन हो, अदरवाइज वो इंटीग्रल स्पिन हो। मतलब जैसे फोटॉन्स हो गए, आप पियॉन्स हो गया, केयॉन्स हो गया, ये सब किसके एग्जांपल हैं? बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। अब इसके अजम्पशन देखते हैं। इसका अजम्पशन क्या है? हेडिंग डालेंगे अजम्पशन। सब बच्चे हेडिंग डालेंगे अजम्पशन। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है सबको? अजम्पशन में लिखेंगे कि दीज आर फॉलोइंग अजम्पशन ऑफ बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स के कुछ अजम्पशन इस प्रकार हैं, जैसे कि फर्स्ट, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। सिस्टम की टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट मानी जाती है, ध्यान से समझिएगा। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट इन इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। ये सबको पता है, इक्विलिब्रियम में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और वही चीज हमारा बोस आइंस्टीन में भी माना जाता है।
कि इक्विलिब्रियम में थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, एंड थर्ड लिख लेंगे ए फेज सेल में कंटेन एनी नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनर्जी EI स्टेट इज गिवन बाय Ni की वैल्यू इसमें आती है GI/e पावर अल्फा प्लस बीटा EI-1, और इसका प्रूफ अभी हम करने वाले हैं। आज तो नहीं करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। आज इसका प्रूफ नहीं होगा, अगले वीडियो में होगा बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स का एंड फर्मी-डिराक स्टैटिक्स का। बोस-आइंस्टीन के लिए जो Ni की वैल्यू होती है, ध्यान से समझेंगे, Ni इक्वल टू GI/e पावर अल्फा प्लस बीटा EI-1 होती है, और फर्मी-डिराक के लिए Ni इक्वल टू GI/e पावर अल्फा प्लस बीटा EI+1 होती है। ये चीज याद रखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इन IS सेल। जबकि मैक्सवेल, अगर हम बात करें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आता है वो आता है GI/e पावर अल्फा प्लस बीटा EI, ये आता है। और इसी का आज हम प्रूफ करने वाले हैं। कल हम इसका प्रूफ करेंगे, इसका एंड इसका। सो आप लोग लाइव सेक्शन में सब लोग बैठेंगे, क्योंकि अगले आने वाले वीडियो में हम Ni की वैल्यू निकालेंगे बोस-आइंस्टीन के लिए एंड फर्मी-डिराक के लिए। अभी तक अजम्पशन में आप जाने हैं, अजम्पशन में इतना बताया जा रहा है कि बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स का टोटल नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रखी जाती है। इन इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स के लिए। अभी हम दोनों में कंपेयर भी करने वाले हैं, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स एंड फर्मी-डिराक स्टैटिक्स में। इसमें क्या होता है, टोटल एनर्जी जो होती है ऑफ ए सिस्टम इज कांस्टेंट, पहली चीज। दूसरी ये बताया गया कि इन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, एंड थर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल इन IS सेल इज इक्वल टू GI/e पावर अल्फा प्लस बीटा EI-1 होता है। और इसका प्रूफ हम आने वाले वीडियो में कराने वाले हैं, ये चीज ध्यान समझिएगा। अब हम चलते हैं फर्मी-डिराक स्टैटिक्स के बारे में। फर्मी-डिराक स्टैटिक्स क्या होता है, फिर हम दोनों में कंपेयर करेंगे बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स एंड फर्मी-डिराक स्टैटिक्स में। हेड डालेंगे फर्मी-डिराक स्टैटिक्स। फर्मी-डिराक स्टैटिक्स क्या होता है, दिस स्टैटिक्स इज एप्लीकेबल टू इनडिस्टिंग्विशेबल एंड आइडेंटिकल पार्टिकल एंड हाफ इंटीग्रल स्पिन। फर्मी-डिराक स्टैटिक्स सबसे पहले तो आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल पर अप्लाई होंगे, बट ये हाफ स्पिन पर अप्लाई होते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इसमें हाफ स्पिन पार्टिकल होते हैं। जब पार्टिकल व्हिच ओबे फर्मी-डिराक स्टैटिक्स आल्सो नोन एज फर्मियान्स, जो कि फर्मी-डिराक स्टैटिक्स का पालन करते हैं वो फर्मियान्स कहलाते हैं, एंड जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स का पालन करते हैं वो बोसान कहलाते हैं। मतलब ऐसे पार्टिकल जो कि बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स का पालन करें वो बोसान कहलाएंगे, एंड ऐसे पार्टिकल जो कि फर्मी-डिराक स्टैटिक्स का पालन करें वो फर्मियान्स कहलाएंगे। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। फर्मी ओबे द पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, सिस्टम की एनर्जी इसमें कांस्टेंट रखी जाती है, ये उसमें भी था, ठीक। एंड इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम एज इट इज, एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी स्टेट EI इज गिवन बाय Ni इक्वल टू GI/e पावर अल्फा प्लस बीटा EI+1 होता है। इसमें +1 होता है, उसमें -1 हुआ करता था। सो चलिए अब हम देख लेते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका प्रूफ पूछा जाता है, इसलिए चलिए इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में लिख लेंगे सब लोग, सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर ए सिस्टम। हमने कोई एक सिस्टम मान लिया ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल ऑफ गैस, जिसमें इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब गैस के मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विशेबल किए जा सकते हैं, गैस के मॉलिक्यूल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और हमने इसमें भी लिया है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में भी डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल लिए जाते हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल केवल हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में लिए जाते हैं, वो चीज ध्यान रखेंगे। अब हम चलिए देखते हैं कि सपोज N1 ऑफ देम हैव एनर्जी E1, N1 पार्टिकल जो है उसकी एनर्जी E1 है, N2 हैव E2, N2 पार्टिकल की एनर्जी E2 है, एंड सो ऑन। इसी प्रकार Nk पार्टिकल हम अगर ले रहे हैं, Kवां पार्टिकल उसकी एनर्जी Ek है। अकॉर्डिंग टू बेसिक एजम्पशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बेसिक एजम्पशन के अनुसार हम सभी जानते हैं, एजम्पशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में कौन नहीं जानता। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट।
टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड टोटल नंबर ऑफ एनर्जी कांस्टेंट होती है। ये बेसिक एजम्पशन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को, सबको पता है। हमने जाना कि कोई कंटेनर है जिसमें हमने गैस के मॉलिक्यूल्स लिए थे जो कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स थे, N1 N2 N3 so on Nk तक, और इसी प्रकार उनकी जो एनर्जी ली गई थी E1 E2 E3 so on Ek तक। अब हम बात करें टू स्टैटिस्टिकल एजम्पशन। आप सभी जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एंड टोटल नंबर ऑफ एनर्जी इज कांस्टेंट। तो हम यहां पर लिख लेंगे जब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एंड टोटल नंबर ऑफ एनर्जी कांस्टेंट होती है तो आप बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस में सो ऑन Nk तक। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया, ये कांस्टेंट होगा, और हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k Ni इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो लिख सकते हैं या नहीं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सब लोग यहां तक क्लियर हो? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो चैट सेक्शन का उपयोग करो और लिखो हाँ या ना। समझ में आया ना सबको? अब देखिए हम बता रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो होगा वो कांस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू बेसिक असम्पशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और हम सभी जानते हैं कि जब N1 N2 N3 so on Nk तक लिखा गया तो इसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर k तक Ni, और i की वैल्यू रखेंगे एक बार A1 से लेकर ऐसे रखते चले जाएंगे k तक, आपकी वैल्यू मिल जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड टोटल एनर्जी आल्सो कांस्टेंट। एंड टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी को हमने कैपिटल E मान लिया। अब देखिएगा मैटर यहां पर समझ में आने वाला है कि जब टोटल नंबर ऑफ एनर्जी कांस्टेंट होगी क्या E1 प्लस E2 प्लस E3 कांस्टेंट होगी? ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम एनर्जी की बात करें तो N1 की एनर्जी E1 है तो टोटल एनर्जी क्या होगी? N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये चीज याद रखना। मतलब कैसे हुआ? N1 पार्टिकल के लिए कितनी एनर्जी है वो उसकी टोटल एनर्जी कहलाएगी। जैसे आप अकेले हो, आपकी एनर्जी अकेली है, आपको आपकी टोटल एनर्जी निकालनी हो तो क्या निकालोगे? 1 इंटू आपकी एनर्जी कैपिटल ई, एनर्जी ई आई। आप लोग 2 लोग हो, 3 लोग हो, मान लो आप लोग 3 लोग हो, ठीक? तीनों की एनर्जी आपको लगानी है। कोई वर्क कर रहे हो, मान लो कोई बड़ा सा पत्थर है उसको आपको पुश करना है, तो तीनों साथ साथ वर्क कर रहे हो, एनर्जी अपनी लगा रहे हो, तो तीनों की एनर्जी क्या लगाओगे? टोटल एनर्जी क्या निकालोगे? तीनों की एनर्जी मल्टीप्लाई में उन तीनों का नंबर 3 इंटू ई करते हो। बोलो करते हो या नहीं करते हो? तो ऐसे टोटल एनर्जी क्या निकलेगी? N पार्टिकल है तो N1 पार्टिकल तो N1 इंटू E1 होगी। ये चीज याद रखना। समझ में आया? मतलब अगर 3 लोग उस पत्थर को पुश कर रहे हैं, बड़े से पत्थर को, तो एनर्जी कितनी टोटल एनर्जी लिखी जाएगी? मान लो पहले की एनर्जी E1 है, दूसरे की एनर्जी E2 है, तीसरे की एनर्जी E3 है। टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 3 मल्टीप्लाई में E1 प्लस E2 प्लस E3 लिखते हो। बोलो हाँ या ना? तो वैसे इसमें भी किया जाएगा कि जो एनर्जी आएगी वो N1 के लिए एनर्जी E1 प्लस में N2 के लिए एनर्जी E2 प्लस में N3 के लिए एनर्जी E3 प्लस में सो ऑन Nk के लिए एनर्जी Ek इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k Ni Ei इज इक्वल टू कांस्टेंट, विच इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। बोला यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक? अब हम लिखेंगे एज टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल एमंग के कंपार्टमेंट आर एनर्जी लेवल। जैसे कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेज निकालें, कितने वेज से, कितने तरीकों से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को। अगर आप निकालो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर of ways to distribute undistinguishable particle in GI सेल। मान लेते हैं GI सेल में, ith कंपार्टमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो, नहीं तो G सेल की वैल्यू हम क्या रखें? G, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? ओमेगा इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k फैक्टोरियल। हम GI कंपार्टमेंट में रख रहे हैं या GI एनर्जी सेल में रखें तो उसकी पावर Ni अपान में Ni का फैक्टोरियल। एज यू नो दैट, सबको पता है। क्या इस वैल्यू को आप नहीं देखे हो? आप ऑलरेडी देख चुके हो इस वैल्यू को, जो ओमेगा की वैल्यू है मल्टीप्लीकेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k n फैक्टोरियल में जितने पार्टिकल्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। मान लो हम Ni कंपार्टमेंट के लिए निकाल रहे हैं, GI कंपार्टमेंट के लिए Ni
नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें जा रहा है तो जी आई पावर एन आई अपॉन में एन आई का फैक्टोरियल। अब इसी प्रकार लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग ओमेगा इज इक्वल टू लॉग ओमेगा के बराबर क्या निकलेगा, अब ये बताना है, आप समझना ध्यान से, ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जी आई पावर एन आई, ठीक। तो हम जानते हैं जब मल्टीप्लीकेशन मतलब जी आई पावर एन आई, जैसे मल्टीप्लीकेशन है 1 इंटू 2 इंटू 3 है ना, तो ये मल्टीप्लीकेशन में आपका शो हो रहा है, जब हम लॉग ले लेंगे तो क्या निकलेगा, लॉग 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब आप लॉग ए इंटू बी इंटू सी लिखेंगे तो लॉग 1 प्लस में लॉग 2 प्लस में लॉग 3 लिखेंगे, तो सबका एडिशन हो गया, तो आप लिख सकते हो समेशन ऑफ लॉग 1, अगर हम इसकी वैल्यू एक प्रकार से रख दें सो वन, ऐसे लॉग n तक जा रहा है, समेशन ऑफ लॉग n लिख सकते हो या नहीं, बात तो वही हुई ना, पहले तो 1 2 3 था सो वन n तक, ठीक। तो ऐसे बाद में क्या होगा, जब हम लॉग ले लिए तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, लॉग ए इंटू बी इंटू सी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी सो वन लॉग n तक, तो हम इसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ लॉग n। तो ये हम देखो देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टोरियल है तो n है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है तो log n लिख लेंगे एज इट इज log n का फैक्टोरियल, ठीक। log तो n का फैक्टोरियल है ही, log फैक्टोरियल प्लस में, क्योंकि log a इंटू बी यहां पर भी लगेगा log a प्लस log b, तो n i क्या है, जो पावर होती है वो आगे चलाएगा, क्योंकि हम जानते log m की पावर n log m, ठीक। यहां पर कई वैल्यू रखे गए हैं log के, तो ये आगे चलाएगा, क्या हो जाएगा log जी आई, और वो भी किस में होगा, समेशन में होगा, मल्टीप्लीकेशन यहां से हट जाएगा, क्यों, क्योंकि आप सभी को हमने रीजन बता दिया, मल्टीप्लीकेशन होगा लॉग लेंगे तो log a इंटू बी इंटू सी बराबर log a प्लस log b प्लस log c, ऐसे मल्टीप्लीकेशन आप जी आई के लिए है g1 g2 g3 g4, ऐसे मल्टीप्लीकेशन है क्या हो जाएगा log g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू g4, एंड फिर हमारा क्या लिखा जाएगा log g1 प्लस log g2 प्लस log g3 एंड सो ऑन, और फिर आप लिखोगे समेशन ऑफ log gn, समझ में आया, जी आई तो वैसे लिखा गया, क्लियर, किसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक। और कहां से कहां तक इसकी वैल्यू रखी गई है, i इक्वल टू 1 to k तक, समझ में आ रहा है सबको, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इधर देखते हैं आगे क्या होगा, अब अपान में था तो log a अपान b क्या होता है, log a माइनस log b, ये माइनस में हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं, होगा या नहीं, अरे बालक, log a इंटू बी था, पहले हमने log a प्लस log b लगाया, फिर इधर b तक आते आते हमें लग गया log a m की पावर n हमने लगाया, एंड log a अपान b क्या होता है, log a माइनस log b, log a मतलब टोटल सॉल्व करने कितना है माइनस log b इतना आएगा, log b कितना है ni का फैक्टोरियल, ये भी मल्टीप्लीकेशन में था तो ये भी हमारा समेशन में ही होगा, क्योंकि ni का फैक्टोरियल है क्या, n1 इंटू n2 इंटू n3 इंटू n4 इंटू सो ऑन, तो log में जब लोगे तो log n1 इंटू log n2 log n1 इंटू n2 इंटू n3, एंड फिर आप बाद में उसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा log n1 प्लस log n2 प्लस log n3, उसको आप समेशन के रूप में लिख सकते हो। तो आपको इतनी वैल्यू मिल गई कि log फैक्टोरियल प्लस में i इक्वल टू 1 टू लेकर k तक ni log gi माइनस में समेशन ऑफ log ni, बोलो सबको क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से सब लोग रिवाइज कर लो, फिर से आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लो और फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इधर आप स्टर्लिंग फार्मूला यूज कर लो, कौन सा फार्मूला, यूजिंग स्टर्लिंग फार्मूला लिख लो यहां पर, यूजिंग स्टर्लिंग फार्मूला, स्टर्लिंग फार्मूला क्या होता है, स्टर्लिंग फार्मूला लिखना चाहे तो log फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n log n माइनस n, बहुत बार बता चुके हैं, ये फार्मूला आप यूज करोगे तो क्या निकलेगा आपको, log ओमेगा इज इक्वल टू log फैक्टोरियल n है, ये देख पा रहे हैं log फैक्टोरियल n, इसे भी ऐसे इसी प्रकार लिखे रहिए, आगे चल के हमें जो भी करना होगा हम कर लेंगे, प्लस में समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k ni log gi, इधर तो कोई वैल्यू तो है नहीं, ठीक, माइनस में समेशन ऑफ
log ni मतलब फैक्टोरियल, log ni का फैक्टोरियल, तो ni log ni माइनस में ni, ठीक। ये आई हमारी वैल्यू, स्टर्लिंग फार्मूला लगाने पे log फैक्टोरियल n की वैल्यू n log n माइनस n, तो log ni का फैक्टोरियल है तो ni log ni माइनस ni। बोलो क्लियर है यहां तक कि नहीं? इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। आप यहां पर कंडीशन लगा दीजिए, कंडीशन फॉर अप्लाई, हम यहां पर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि डेल लॉग ओमेगा मैक्स, डेल लॉग ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू 0। हम यहां पर एक कंडीशन लगाते हैं कि डेल लॉग ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू 0, तभी हम यहां पर सॉल्व कर, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जो लेमडा लॉग ओमेगा निकल रहा है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का जो लॉगरिथम वैल्यू है, वो उसकी जो मैक्स वैल्यू का डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। ये हम एक कंडीशन लगाते हैं और ये कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी। यही कंडीशन सेम हम बोस-आइंस्टीन में भी लगाएंगे और यही कंडीशन हम फर्मी-डिरैक में भी लगाएंगे। सो ये कंडीशन पाने के लिए हम इक्वेशन नंबर 4 को डिफरेंशिएट कर देंगे ना। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 4 आप लोग लिख लीजिए। तो हम इक्वेशन नंबर 4 को कुछ ऐसा भी तो लिख सकते थे, हम अगर लिखना चाहें तो इक्वेशन 4 को हम ऐसा भी तो बना सकते हैं, थोड़ा और सा सॉल्व करना चाहें कि log फैक्टोरियल n माइनस, हमने माइनस कॉमन कर लिया, क्या माइनस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k, ठीक। इतना कॉमन कर लिया, तो इधर भी था इधर भी था। जब माइनस वाला कॉमन कर लिए, क्योंकि ये माइनस होता माइनस ni log ni, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये क्या लिखा जाएगा ni log ni। ये माइनस माइनस प्लस होता तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन किया है ni, एंड ये प्लस था ही, माइनस कॉमन किया तो ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस ni log gi। बोलो समझ में आया? और ये कंडीशन पाने के लिए हम इक्वेशन नंबर 4 का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो log ओमेगा का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या मिलेगा? डेल log ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू, इधर log फैक्टोरियल n का डिफरेंशिएशन, डेल log फैक्टोरियल n लिख सकते हैं इसको, डेल log फैक्टोरियल n माइनस में समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k डेल, इसका किसका डिफरेंशिएशन हम पहले लिखेंगे ni log ni माइनस में ni माइनस में ni log gi। अब हम डिफरेंशिएटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, इज इक्वल टू डेल log फैक्टोरियल n माइनस में समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k ni log ni, इसका डिफरेंशिएशन करो कितना वैल्यू बचेगा? दो फंक्शन है ni log ni में, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन लगेगा, तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन log ni का डिफरेंशिएशन 1/ni प्लस में सेकंड फंक्शन log ni इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ni का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि हम ni के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। इधर देखिए डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन नंबर 4 विथ रिस्पेक्ट टू ni, तो ni का डिफरेंशिएशन ni के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 1 माइनस में ni का डिफरेंशिएशन ni के रिस्पेक्ट में 1 माइनस में ni log gi क्या है? वो एक कांस्टेंट टर्म है, तो वो तो बाहर हो जाएगा log gi, बचा तुम्हारा ni। ये देखो, अरे यार ऐसे तो है ni log gi, तो gi ये कितना है? कांस्टेंट टर्म, इसको बाहर करो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल ni अपान में डेल ni, वैल्यू तो 1 हुई, वैल्यू आई क्या है? log gi, क्योंकि ni की वैल्यू 1 हो गई, ni के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या बची? माइनस में log gi, ठीक। कंफर्म होता है ना सबको? कैसे हुआ भैया? देखो हमने क्या किया, डेल log फैक्टोरियल n को एज इट इज रखे रहा, माइनस में समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। बाय सबको पता है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन log ni का डिफरेंशिएशन 1/ni प्लस में ni का डिफरेंशिएशन, सॉरी सेकंड फंक्शन log ni का डिफरेंशिएशन ni के रिस्पेक्ट में 1, माइनस में ni का डिफरेंशिएशन करना है 1 होगा, माइनस में ni का 1 हो गया, log gi तुम्हारा कांस्टेंट था,
एज इट इज। फिर हम इसको और सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा हमारा ये डेल लॉग फैक्टोरियल n माइनस में समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k, ni से ni कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस लॉग ni माइनस में 1 माइनस में लॉग gi। और एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, जब हमने ध्यान नहीं दिया ni के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, सिर्फ ni के रिस्पेक्ट में आप करना है तो उसके भी डिफरेंशिएशन जीरो, तो मतलब ये भी हमारा जीरो हो गया। जब ये जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू हटा दो, माइनस में वैल्यू रखी जाएगी इसकी। 1 से 1 कैंसिल नहीं होता, घटता है, वैसा हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो माइनस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k, वैल्यू क्या हो जाएगी लॉग ni माइनस में लॉग gi। और हम सबको पता है log a माइनस log b बराबर क्या होता है, log a अपान b। तो इधर आप लिख सकते हो माइनस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k log a माइनस log b log ni अपान gi। ये भी लिख सकते हो इक्वल टू 0, या फिर तो आप देखेंगे यहां पर आपको मिला था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो मल्टीप्लाइंग लिखेंगे यहां पर मल्टीप्लाइंग अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बीटा इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में अल्फा तथा इक्वेशन सेकंड में बीटा से मल्टीप्लाई करने पर एंड डिफरेंशिएटिंग, या फिर बाद में लिख लेंगे। तो हम इसमें जब हम करेंगे क्या, इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k, ni है तो अल्फा ni इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसका जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k, ये अल्फा ये ni है, ni का डिफरेंशिएशन ni के रिस्पेक्ट में 1 होता है, बचे क्या डेल ni इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एक तो ये आया हमारा इक्वेशन नंबर, इसे बना लेते हैं vi। एंड दूसरा क्या हमें मिलेगा, हम इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, बीटा से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है किसे किसे मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही हम बोस आइंस्टीन एंड फर्मी डायरेक्ट दोनों में करने वाले हैं। समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k बीटा ni ei इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ni, क्या मिलेगा हमको, ये समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k बीटा ei, यहां पर कैपिटल ei हमने माना है, बीटा ei डेल n i इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो नाउ अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में 6 और 7 को घटाने पर। इतना सबको समझ में आया? बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक कोई किसी कोई प्रॉब्लम? हटा दें इसको, नोट डाउन कीजिए फटाफट से, सब लोग स्क्रीनशॉट लो, इसको हटाते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले। समझ में आया सबको? अब लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 एंड 7 फ्रॉम इक्वेशन 5। 6 और 7 को 5 में से घटाने पर जब हम घटाएंगे तो मिलेगा क्या, आप देखिए इक्वल टू 0 ये भी, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 ये भी है, तो आप इसमें से इन दोनों को घटा रहे हो, इसमें से इन दोनों को घटा रहे हो, तो माइनस हमारा तो पहले सा ही था, देख पा रहे हैं, ये तो था ही हमारा माइनस। या फिर अगर आप इसको लिखना चाहो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो log gi अपान ni हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा? समझ में आया? तो आप इसको क्या लिख सकते हो ऐसे, माइनस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k log ni अपान में gi डेल ni, ठीक, इतना। माइनस में क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k अल्फा डेल ni माइनस में समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k बीटा ei डेल ni इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इसमें से इन दोनों को घटा दिया, इक्वल टू में 0 दोनों था ये हमारा,
तो यहाँ से आपको मिला क्या, सबसे पहले ये देख लेते हैं। माइनस से जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि ये होता क्या, log a अपान b है, तो इसे लिख सकते हो log ni माइनस log gi। जब माइनस से आप इसमें मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा, log ni, ये माइनस में जाएगा प्लस में log gi। फार्मूला क्या बना, log a माइनस log b, तो log gi अपान में ni चेंज हो जाता है, तो log ni अपान gi है तो log gi अपान ni हो जाएगा। बोलो समझ में आया। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो मिले क्या, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k log gi अपान में ni डेल ni माइनस में समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k अल्फा डेल ni माइनस में समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k बीटा ei डेल ni इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया। या फिर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k तीनों में है, कॉमन कर लेंगे देखें, और क्या बचेगा में log gi अपान में ni माइनस में अल्फा माइनस में बीटा, और डेल ni तीनों में कॉमन है तो डेल ni इक्वल टू में 0। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। समेशन ऑफ i इक्वल टू k, i इक्वल टू k, i इक्वल टू k तीनों में था, हमने कॉमन कर लिया। डेल ni कॉमन कर लिया तो मिला क्या, इसमें ये एंड इसमें ये बीटा ei। ठीक, समझ में आया। तो लिखेंगे इफ डेल ni डज नॉट इक्वल टू 0, यदि ये इक्वल टू 0 ना हो तो ये इसका बराबर हम 0 लिख सकते हैं, हो सकता है ना। अगर ये हमारे 0 के बराबर ना हो तो ये हमारा 0 के बराबर हो सकता है। अगर ये 0 बराबर ना हो तो ये हम लिखेंगे देन log gi अपान में ni माइनस में अल्फा माइनस में बीटा ei इक्वल टू में 0। अरे समझो यार, लिखते हो जब a माइनस बी इंटू में a प्लस बी बराबर 0 लिखते हो तो एक बार a माइनस बी बराबर 0 करते हो, एक बार a प्लस बी बराबर 0 करते हो, सेम टू सेम ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक, क्या हो जाएगा, इधर साइड भेजेंगे तो क्या हुआ, log gi अपान में ni इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ei। या फिर टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम एंटीलॉग लेने पर, जब एंटीलॉग लेंगे तो ये लॉग तो हट जाएगा, लॉग बेस ई में है, क्या हो जाएगा gi अपान में ni इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ei। ये हमें आंसर मिला। लेकिन हमने जब देखा बोल्ट्जमैन इक्वेशन में, वहां पर कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम जानते थे ni की वैल्यू निकालते थे, विच इज इक्वल टू क्या आता था हमारा, gi अपान में ई पावर अल्फा प्लस बीटा ei। ये बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में था। एंड अगर हम बात करें बोस-आइंस्टीन में, तो वहां पर ni की वैल्यू निकलती थी gi अपान में ई पावर अल्फा प्लस बीटा ei माइनस में 1, ये बोस-आइंस्टीन में था। एंड फर्मी डिराक में देखते थे तो gi अपान में एक पावर अल्फा प्लस बीटा ei प्लस 1 हुआ करता था, ये फर्मी डिराक में हुआ करता था। ठीक, तो हम यहाँ पर ni निकालेंगे, ये तो हमारा इक्वेशन मिला है तो ni यहाँ से निकाल लो बस, और क्या करना है। तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे, ni इधर जाएगा, ये अपान में हो जाएगा, तो ni इक्वल टू क्या निकला, ni इज इक्वल टू gi अपान एक पावर अल्फा प्लस बीटा ei, ये वैल्यू निकली। दिस इज आल्सो नोन एज, दिस इज आल्सो नोन एज, ये हमारा क्या कहलाता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है। अगर ये इक्वेशन की बात कर लें तो उसका इक्वेशन कहलाएगा, और क्या। समझ में आया, क्लियर हुआ सबको, प्रूफ सबको समझ में आया। और अगर हम ऑक्यूपेशन इंडेक्स की बात पूछ ली जाए, आपको आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑक्यूपेशन इंडेक्स, तो ये होता है बोल्ट्जमैन फंक्शन के बराबर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बोल्ट्जमैन या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फंक्शन जो होगा, फंक्शन यहाँ पर मैक्सवेल, ये देखो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फंक्शन जो होगा वो क्या होता है, ऑक्यूपेशन इंडेक्स के बराबर। ऑक्यूपेशन इंडेक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फंक्शन क्या है, एफ एम भी लिखते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इज इक्वल टू ऑक्यूपेशन इंडेक्स होता है। देखिएगा आप वैल्यू निकाले gi अपान ni, लेकिन ऑक्यूपेशन इंडेक्स हम जानते हैं ni अपान gi होता है, तो ni अपान gi। तो आपने वैल्यू किसकी निकाली, gi अपान ni की, पावर अल्फा प्लस बीटा ei। जब ni अपान gi निकालेंगे तो ये 1 अपान में चला जाएगा, क्या हो जाएगा,
फंक्शन जो आ गया एम बी इज इक्वल टू 1 अपान ई पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई, ई पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। ठीक, अगर पूछ ली जाए ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्या होगा तो 1 अपान ई पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई, या फिर बोल्ट्जमैन फंक्शन की वैल्यू पूछ लिया जाए फिर भी यही होगा, क्योंकि बोल्ट्जमैन फंक्शन जो होता है ऑक्यूपेशन इंडेक्स के बराबर होता है। सो फटाफट से नोट डाउन करेंगे, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया, ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स एंड बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का डेरिवेशन करेंगे, जो कि हमारा ये फर्मी-डिराक में ये आता है एंड बोस-आइंस्टीन में आता है, माइनस इसमें होता है इसमें प्लस होता है, बस इतना अंतर होता है। एंड बोल्ट्ज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में कुछ भी नहीं होता। तो हम कल इसका डेरिवेशन करने वाले, इसका डेरिवेशन कल करेंगे, आज हमने इसके बारे में पढ़ लिया। सो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मत लिखिएगा नहीं तो काफी बच्चे तो इसको भी लिख लेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।